हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में आज हमारा जो टॉपिक होगा वह राष्ट्रपति होगा। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है NCERT का सार संग्रह। सार संग्रह में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए राष्ट्रपति में देखते हैं आज हमें क्या क्या मिलता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यता। चलिए, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद किसमें है। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है जो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं हैं वह किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में? 58 में है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं किस में है? किस अनुच्छेद में है? 58। अनुच्छेद 58 में जो है क्या है? राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। पहला है जो भारत का नागरिक हो। क्या है? भारत का नागरिक हो। और दूसरा क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, न्यूनतम जो है 35 वर्ष की आयु हो। न्यूनतम कितने वर्ष की है क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जो है राष्ट्रपति की जो है योग्यता धारण करने की कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष है। पहला जो है भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो और आयु जो है उसकी कितनी हो? 35 वर्ष हो। किस अनुच्छेद में है अर्हताएं? अनुच्छेद 58 में है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस प्रकार होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। किससे? क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसका चुनाव? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जो है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल प्रणाली के द्वारा होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किसका चुनाव? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मतदान कौन करता है, मत कौन देता है, वोट कौन देता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, मतदान कौन करता है। कौन करता है मतदान? राज्यसभा। कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं, कौन देते हैं? निर्वाचित सदस्य। अगर इसमें मनोनीत सदस्य है तो वह क्या होगा? आंसर गलत होगा। तो जो राष्ट्रपति को मत प्रदान करते हैं वह राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को मतदान देते हैं। राष्ट्रपति को मतदान देते हैं। कौन देता है?
राज्यसभा, लोकसभा, कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को मतदान देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो चीजें हम बार बार रिपीट करें वो समझ जाइएगा आप लोग की बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कितने द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए? कितने लोग जो है समर्थन करेंगे कि यह भारत के राष्ट्रपति के प्रत्याशी बने? तो कितने लोग? कम से कम 50 सदस्य, 50 निर्वाचकों द्वारा। कितने निर्वाचकों द्वारा? 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्ताव का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। अनुसमर्थन में खड़े होने के पहले 50 लोग जो है इसका समर्थन करें कि ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। तो कितने लोग? 50 निर्वाचकों द्वारा जो है यह क्या प्रस्ताव का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए? किसको? राष्ट्रपति को। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर बता चुकी हूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए जो है पात्र नहीं होगा? किस स्थिति में जो है मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकता है? वह कौन सी स्थिति है जिसमें किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति को जो है मतदान देने की योग्य नहीं होता है? कौन सी स्थिति है? कौन सी स्थिति है? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति को जो है मतदान नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, मतलब राष्ट्रपति को जो है मतदान देता है परंतु उसके महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति को जो है मतदान तो देता है लेकिन उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं जो है राष्ट्रपति को मतदान तो देती हैं लेकिन उसके जो है महाभियोग या हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। कौन? राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? संसद, ध्यान से समझिएगा, संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है? उस पर संविधान के द्वारा क्या शर्त लागू किया गया है? शर्त है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता
छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के बाद जो है उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति बन जाएगा उसके निर्वाचित होने के बाद जो है उसे क्या करनी होगी, अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी यदि कोई संसद या विधानसभा का कोई सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को जो है 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होता है। यदि जो है अचानक जो है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देता है तो उस स्थिति में जब राष्ट्रपति पद का जो है रिक्त हो जाता है तो उसे जो है 6 माह के भीतर क्या करना जरूरी होता है? उस रिक्ति को भरना आवश्यक होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भाई किसी रीजन से राष्ट्रपति जो है का पद रिक्त हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर जो है रिक्त को भरना आवश्यक हो जाता है? तो कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर जो है उस रिक्ति को भरना आवश्यक हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यदि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है तो उसमें कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा या कौन करेगा? या जो है कोर्ट करेगा? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न जो है विवाद का निपटारा करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? यदि जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसे हटाने की आवश्यकता है तो उसे किस तरीके से हटाया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से हटाया जाएगा? उस पर जो है महाभियोग लागू करके। उस पर क्या लागू करके? महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व यदि हटाना है तो क्या लागू करके हटाया जाएगा? महाभियोग जो है लागू करके उसे हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति जो है करने की प्राप्ति है, किंतु राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड मिला है, यदि किसी व्यक्ति को जो है सजाए मौत मिली है तो वह जो है राष्ट्रपति से जो है क्षमादान का अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति जो है उसे क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति नहीं प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है, बल्कि यदि किसी को सजाए मौत की सजा मिलती है तो राष्ट्रपति जो है उसे जो है क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, उसके दंड को घटा सकता है। यह किसे अधिकार मिला है? राष्ट्रपति को यह अधिकार संविधान के द्वारा मिला है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की आवश्यकता है तो उसे कौन हटा सकता है? यदि जो है यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए तो यह कार्य कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 143, क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह आवश्यकता महसूस होती है कि जो है मुझे किसी विचार पर जो है कोई ऐसा जो है कार्य है या ऐसा काम है जिस पर जो है मुझे किसी के विचार की या परामर्श की आवश्यकता है, तो वह किससे ले सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय से जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? किस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस स्थिति में? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। किस स्थिति में? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। आहूत शब्द पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक बार मेरा भी यह क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है या बुलाया जाता है? किसके द्वारा? देखिए राजनीतिक भाषा में, इसलिए राजनीतिक भाषा शब्द का प्रयोग करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहाँ जैसे मैं बोल रही हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन में कभी बैठक बुलाना नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? आहूत किया जाता है। वहां कंफ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब तक आप राजनीतिक शब्द को पकड़ोगे नहीं तब तक जो है आप आंसर नहीं दे सकते हो। इसलिए अगर क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर यहाँ पर अभी मैं पढ़ा दूं कि किसके द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, समझ में तो आपके अच्छे तरीके से आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा क्योंकि यह सामान्य भाषा है। लेकिन अगर आप राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक भाषा जो है सीखने का प्रयास करें। तो ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति जो है किस एक मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? ध्यान से समझ लीजिए, जेबी वीटो का प्रयोग क्वेश्चन पूछा जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग एक बार लागू हुआ है किस मामले में? किस मामले में? किस मामले में? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो है जैसे राष्ट्रपति किसी चीज पे जो है अपना मत नहीं देना चाह रहा है
तो उसको अपनी जेब में डाल लेता है, ठीक है, उसको अपनी जेब में डाल लेता है। तो यह जो है कब लागू हुआ था? एक बार इस मत जो है, एक बार राष्ट्रपति ने इस मामले में एक बार जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था। कब किया था? डाकघर, भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का सार संग्रह। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का सार संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें डाला गया है, ठीक है। चलिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करने का अधिकार संविधान के द्वारा किसको मिला है? संविधान के द्वारा किसको मिला है? राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति देख लेते हैं नियुक्त अधिकारियों की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, किसका? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंडल की क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसको? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करता है। वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। वित्त आयोग राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। वित्त आयोग राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्त करता है, वित्त आयोग राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, किसकी नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो करता है नियुक्त, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नियुक्त करता है। वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक
पुडुचेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? एक महीने में जो है मासिक वेतन कितना है? एक महीने में कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को? 5 लाख। मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। क्या है? मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यदि जो है अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका पद रिक्त हो जाता है और जो है उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है यदि किसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी ना हो? तो किसे बनाया जा सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसे जो है राष्ट्रपति पद दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जाता है या दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह युक्ति जो है किस पर लागू होती है? यह जो है कथन किस पर लागू होता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का जो है नेतृत्व नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह चीज किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो बिहार के जो है राज्यपाल रह चुके हैं? कौन कौन जो है ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यहां तक आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति में निहित है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के जो है अकॉर्डिंग क्या है? राष्ट्रपति में कार्यपालिका की जो शक्ति है वह निहित है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के द्वारा जो है निहित है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया जो है संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वह
लोकसभा हो व राज्यसभा हो, किसी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए जो है पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता को क्या करता है? निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति को कोई भी विषय जो है पुनः विचार के लिए, जैसे कोई भी राष्ट्रपति के पास कोई भी क्या आता है, कोई मत आता है कि इस पर आप जो है, कोई विषय आता है कि आप इस पे जो है अपना मत दीजिए, या सही है गलत है आप इस पे साइन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? अगर उसे वह चीजें पसंद नहीं आती हैं तो वह क्या करता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है कि आप इसमें पुनः विचार करें, मतलब ये सब चीजें गलत है। तो वह कौन सा जो है, यह शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को मिली थी? तो कौन सा संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को जो है पुनः विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पुनः विचार जो है करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को पुनः विचार करने का, मंत्रिपरिषद को पुनः विचार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कौन सा संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 है, कोई भी क्या है, राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? कोई भी विधेयक हुआ, चाहे वह लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदन में क्या हो गया है? पारित हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति का मूड नहीं है, तो वह क्या कर सकता है? कौन सा उसे अधिकार या अनुच्छेद देता है कि वह उसे रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 है, कोई भी विधेयक यदि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति जो है रोक सकता है, किस अनुच्छेद के तहत उसे यह अधिकार मिला है? तो 111 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि दोनों सदनों में पारित विधेयक को वह रोक सकता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है कुछ आकस्मिकताओं राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है राज्य के कार्यों के निर्वहन हेतु क्या कर सकता है? उपबंध कर सकता है। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उसमें कुछ अनुच्छेदों को पढ़ना जरूरी होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे अनुच्छेद ना आप रट सकते हैं ना रटने की क्षमता होती है, इसलिए जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही चीजें पढ़ी जाएं। जैसे सड़क तो बहुत बनी है, लेकिन हमें वही सड़क पकड़नी है जो हमें अपने गंतव्य पर पहुंचा दे। अगर हमारा घर जो है दूसरे साइड है, हम दूसरी सड़क से चल रहे हैं तो कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको वही सड़क पकड़नी है जिस साइड आपका घर है। तो चलिए उतना पढ़िए जितना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद 52 है वह संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। यह किसमें है, अनुच्छेद 53 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53। भाई इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती है, आपको दिमाग में क्या करना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है, किस अनुच्छेद में है, 53 में है, ठीक है। तो आपको 53 टिक करना है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक कौन मंडल क्या क्या होगा, अभी मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, मतलब अप्रत्यक्ष किस प्रणाली से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो किससे होता है, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 देख लेते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा निर्वाचित होने के बाद। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 देख लेते हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 देख लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद 72 देखते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 72 देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 72, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 72, क्षमादान, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब अभी हमने पूछा कि कौन जो है, अगर किसी व्यक्ति को, अपराधी को मृत्युदंड की जो है मृत्युदंड की सजा मिलती है तो उसे कम कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कम कर सकता है, उसे जो क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लघुकरण मतलब छोटा कर सकता है, क्या कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, या परिहार या लघुकरण, परिहार में लघुकरण उसको कम कर सकता है, या जो है मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी,
संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई भी विधेयक, जैसे अभी मैंने बताया, कोई भी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में जो पारित हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को अनुच्छेद 111 के तहत जो है रोक देता है। जब 111 के तहत राष्ट्रपति रोक देगा और उस पे साइन नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनता है। जब कोई भी विधेयक संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है राज्यसभा या लोकसभा दोनों में पारित हो जाता है और जब वह राष्ट्रपति के पास आता है और जब राष्ट्रपति जो है उस पर साइन कर देता है तब वह क्या बन जाता है? ये कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह क्या बन जाएगा? एक कानून बन जाएगा। कोई भी विधेयक संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो जाता है तब तक उसका महत्व नहीं होता। वह क्या होता है? एक विधेयक होता है। जब राष्ट्रपति जो है उस पर अपना साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार है। अनुमति रोकने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 111 के तहत है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो निर्विरोध चुने गए वह भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसका संबंध जो है ट्रेड यूनियन से रहा? तो कौन सा है? वरा वेंकट गिरी। वरा वेंकट गिरी का संबंध जो है ट्रेड यूनियन से, ट्रेड यूनियन जो आंदोलन हुआ था उससे था। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला। चलिए, धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यदि कोई धन विधेयक आ जाता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। किसको? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह धन विधेयक को लौटा दे, उसे पारित करना ही पड़ेगा इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा स्थान है? कौन सा है? 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1950 से 1962। वहीं सबसे कम जो है राष्ट्रपति